सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। करूर भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 38। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। जांच आयोग करेगा घटना की जांच। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम ने जताई संवेदना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद से लड़ाई को बताया भारत की प्राथमिकता। यूएन महासभा में कहा कि हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र, आतंकी ढांचों का खात्मा जरूरी। यूएन में भारत को मिला रूस का समर्थन। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की मांग। सुरक्षा परिषद में सुधार को बताया अहम। मन की बात में आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। और दुबई में आज होगा भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। टूर्नामेंट में अजय रही टीम इंडिया के हौसले बुलंद। एशिया कप का खिताब जीतने की प्रबल दावेदार। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, जहां तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है और 50 से अधिक लोग राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। और इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए पूर्व न्यायमूर्ति अरुणा जदीसन के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। और इस बीच केंद्र ने राज्य सरकार के इस घटना की रिपोर्ट मांगी है। यह घटना तमिलगा वैत्री कजगम के संस्थापक और अभिनेता विजय के रोड शो के दौरान हुई। रोड शो शाम लगभग 3 बजे से शुरू हुआ और इसमें हर उम्र के लोग उमड़े थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने करूर में हुई भगदड़ की घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। पीड़ितों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भगदड़ में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना को लेकर रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी गई है और इसकी जो भी सच्चाई है वह जल्द ही सामने आ जाएगी। सीएम ने कहा है कि जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। और इस हादसे में मारे गए लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए गए। फिलहाल 50 से अधिक लोग राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु के करूर जिले में भगदड़ में हुई जानोमाल की हानि के बारे में जानकर दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। और इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने करूर भगदड़ हादसे पर चिंता जताई है। उन्होंने संकट की इस घड़ी में हादसे से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के लिए भाजपा नेताओं को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए।
और इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं रितेश रंजन। रितेश, जिस तरह से वहां पर ये दुर्भाग्यपूर्ण, ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और 38 लोगों के मरने की खबर यहां पर सामने आई है, लेकिन 50 लोग अभी भी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, लोगों के हालात उन्होंने जाने, मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। क्या कुछ और ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा। जो मृतकों की संख्या है वो 39 हो गई है आधिकारिक रूप। रही बात जो मरने वाले हैं उनकी संख्या अधिक है जो बताया जा रहा है, और जो घायल हैं उनकी संख्या 60 से ज्यादा है। और इन लोगों को कारूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कैसे हुई ये घटना। तो अब इसका जब हम लोग इसके जड़ में जी, जाते एक हैं तो पता समिति चलता गठित है की कि गई है जो जांच करेगी किस तरह से ये घटना हुई है। इसमें भी बहुत संशय है जांच के विषय को लेकर, लेकिन पहले मैं क्रमवार आता हूं। विजय की रैली कारूर में होनी थी, उससे पहले नामक्कल में होनी थी। यह रैली जब कारूर में होनी थी उसका समय 12 बजे निर्धारित किया गया था। पुलिस प्रशासन से 10,000 की भीड़ जुटेगी, इसके लिए परमिशन ली गई थी। और इस अनुमति के बाद जो 12 बजे की रैली होनी थी वो 6 बजे के बाद होती है। 7:45 के लगभग में 8 बजे के लगभग में विजय वहां पहुंचते हैं। तो जो रैली 12 बजे की होनी थी वो 8 बजे होती है। और ये बताया जाता है कि कारूर जो है हैंडलूम और इसके लिए काफी जाना जाता है, वहां इंडस्ट्रीज हैं। इन लोगों को शनिवार को वेतन भत्ता मिलता है, और काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने अपने परिवार और बच्चों के साथ विजय को देखने के लिए इस रैली में पहुंचे हुए थे। तो जो रैली 12 बजे होनी थी वो 8 बजे के लगभग में शुरू हुई। तो ऐसे में भीड़ लगातार जुटती रही। तो जो 10,000 का आंकड़ा था वो 50,000 से पार कर गया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक अभिनेता विजय हैं जिनकी रैली होनी थी, उनको वो काफी लापरवाह दिखे रैली को लेकर के। इससे पहले उनकी जो रैली नामक्कल में होनी थी वहां भी लेट शुरू हुई, और वहां से जब वो निकले तो उनके काफिले के साथ काफी सारी भीड़ उनके साथ कारूर आई। और यही भीड़ और बाकी जो भीड़ यहाँ पे पहले से जुटी हुई थी, और लोगों को उनको देखने के लिए जो आगे बढ़ते गए, तो उसके कारण ये धक्का मुक्की हुई, भगदड़ मची और इतनी सारी जाने गई। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें साजिश की बू आती। साजिश की बू इसलिए कहें क्योंकि अभिनेता विजय काफी मुखर रूप से डीएमके की आलोचना करते आते हैं। ऐसे में क्या राज्य सरकार को इस बात की भनक थी, या भनक थी तो इतना इंतजाम क्यों नहीं रखा गया? सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर उठता है। जब 10,000 लोगों के लिए रैली की परमिशन दी गई थी, और भीड़ जब 20,000 30,000 बढ़ती गई, दिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तो प्रशासन मुंह क्यों बनी रही? प्रशासन हाथ पे हाथ धरी बैठी क्यों रही? प्रशासन ने कुछ कदम रंजन, क्यों नहीं टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं कि 12 बजे रैली का टाइम था और आपने बताया कि शाम 8 बजे शुरू हुई और लगातार लोग बढ़ते गए। उसको देखते हुए पुलिस इंतजामिया सतर्क नहीं हुई, उसने पूरे इंतजाम नहीं किए, मतलब भीड़ को भी थोड़ा कम करना चाहिए था। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, जब रैली शुरू हुई उस वक्त अचानक से, जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, अचानक से बत्ती गुल हो गई। और बत्ती गुल होने के कारण जो स्पीकर्स लगे हुए थे उसमें आवाज नहीं आ रही थी। तो जिस गाड़ी पे विजय थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, लोगों का हुजूम जो है उनकी तरफ टूटता गया। और ये हुजूम उनको सुनने के लिए जब टूटता गया, इसी कारण से ये भगदड़ मची है, और इसमें साजिश की बू नजर आती। जी रंजन, जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से तो बहुत ही बद इंतजामी वहां पर पूरी तरह से रही। 12 बजे की रैली 8 बजे शुरू हुई और आपने बताया कि पुलिस ने भी पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। जो वहां एक्टर थे वो भी इतने लेट आए, उसके बाद बत्ती गुल हो गई, स्पीकर काम नहीं कर रहा सही तरीके से, और लोग जो थे उनको देखने के लिए आगे बढ़े, तो बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी का माहौल वो बना और ये जो लोग हैं इसके अंदर अपनी जान गंवा बैठे। रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। यूएनजीए का ये
80वां सत्र है। विदेश मंत्री जयशंकर UNGA में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को 8 दशक पूरे होने पर आयोजित सभा में उन्होंने संगठन की मूल भावना को याद किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर हमें सिर्फ युद्ध रोकने का ही नहीं बल्कि स्थायी शांति स्थापित करने का भी आह्वान करता है। The UN Charter calls on us not just to prevent war, but to build peace. Not just to defend rights, but to uphold the dignity of every human being. It challenges us to stand as good neighbors, uniting our strength so that generations to come inherit a world of justice, of progress and of lasting freedom. डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन रूस युद्ध और मध्य एशिया में जारी विवादों का जिक्र करते हुए कहा कि इनके साथ ही जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा वैश्विक मुद्दा है जो कि विकासवाद के दौर में काफी पीछे छूट गया और जिसका हल निकालना जरूरी है। There are two significant conflicts underway, one in Ukraine and the other in the Middle East, West Asia. Innumerable other hotspots don't even make the news. The slow progress of the SDG Agenda 2030 presents a sorry picture. On climate change, the reality is of recirculated commitments and creative accounting. If climate action itself is questioned, what hope is there for climate justice? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला एक विशेष प्राथमिकता है क्योंकि इसमें कट्टरता, हिंसा, असहिष्णुता और भय का समावेश होता है। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत अपनी आजादी के बाद से ही इस चुनौती का सामना कर रहा है और पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। While asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और आतंकवादी शिविरों को नेस्तो नाबूद किया है। For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के वैश्विक दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि समकालीन विश्व के प्रति भारत का दृष्टिकोण 3 प्रमुख अवधारणाओं से प्रेरित है: आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास। Bharat approaches the contemporary world guided by 3 key concepts. 1, Atmanirbharta or self-reliance. That means developing our own capabilities, building our own strengths, and nurturing our own talent. 2, Atmaraksha or securing oneself. We remain determined to protect our people and secure their interests at home and abroad. That means zero tolerance for terrorism, robust defense of our borders, forging partnerships beyond, and assisting our community abroad. And 3, Atma Vishwas or self-confidence. As the most populous nation,
as a civilizational state, as a rapidly growing major economy, Bharat will always maintain its freedom of choice and will always be a voice of the global South. वहीं रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। लावरोव ने कहा है कि रूस एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ब्राजील और भारत के स्थायी सीट के आवेदन का समर्थन करता है और इसके साथ ही रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एकमात्र स्थायी सदस्य बन गया है जिसने स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया और इससे पहले मॉरिशस और भूटान ने भी भारत की लंबे समय से चली आ रही दावेदारी का समर्थन किया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अखिलेश सुमन से। अखिलेश, जिस तरह से डॉक्टर जयशंकर ने 80वें सत्र में उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास भारत की विदेश नीति का उन्होंने आधार बताया और उन्होंने कहा है कि आतंकवाद पर उनकी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो उसका हमेशा से ही समर्थन करते रहेंगे और भारत अपनी जनता की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देखिए, निश्चित तौर पे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो पूरा स्टेटमेंट था, वह स्टेटमेंट इस सत्र का जो थीम था, बेटर टुगेदर 80 इयर्स एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के आईने में, उसके आलोक में शांति, विकास और ह्यूमन राइट्स की क्या स्थिति है और क्या उसमें किया जाना चाहिए और भारत क्या कर रहा है, इस पर केंद्रित था। और उन्होंने इन सारे मुद्दों पे देखिए एक समग्र दृष्टिकोण पेश किया और उस समग्र दृष्टिकोण का मतलब ये था, जैसे कि आपने भी बताया, कि भारत किस तरीके से अपनी क्षमता को दुनिया के उपयोग के लिए, दुनिया में शांति, विकास और मानवाधिकार को स्थापित करने में उपयोग कर रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी जो पूरी प्रासंगिकता है वो खतरे में है, वो पूरी प्रासंगिकता संकट में है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस काम के लिए संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया गया था, शुरू में तो उसमें थोड़ी प्रगति देखने को मिली, जिसमें कि पीस कीपिंग फोर्सेज जैसे संस्थाएं बनाई गई कि दुनिया में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही हो वहां पे पीस कीपिंग फोर्सेज भेजी जाए। उसके अलावा विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों पर भी काम शुरू हुआ। लेकिन बाद में स्थिति यह हो गई कि इन सारी चीजों पे लगता है कि जैसे यूनाइटेड नेशन रुक गया है और इसीलिए उन्होंने कहा कि एक बड़ी समस्या दुनिया में जो आ रही है वह आ रही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दुनिया में, उन्होंने खास करके जिक्र किया रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और जो मध्य एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो गजा की स्थिति है, उन दो का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे में जो देश इन सभी पक्षों से संबंध रखते हैं, सभी पक्षों के साथ जुड़े हुए हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। और एक तरीके से उन्होंने प्रस्ताव पेश किया कि भारत को अगर की जरूरत अगर पड़े शांति स्थापना में इन दो कॉन्फ्लिक्टों में, तो भारत उसकी मदद करने के लिए तैयार है, शांति स्थापित करने के लिए। जो एक और महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने दुनिया के देशों को आगाह कराया कि जो भी आतंकवाद का समर्थन अगर करेंगे या उसके प्रति चुप्पी बरते रहेंगे, उन्हें आगे आने वाले दिनों में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आतंकवादी जो है, आतंकवादियों की जो हरकतें हैं बंद नहीं हुई है। और उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जो पहलगांव में जो बर्बर हमला हुआ भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में, और उस पहलगांव के हमले में पाया गया कि भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और उसके तार जुड़े हुए हैं, वहां से वो एक्सपोर्ट किए गए हैं। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो तार हैं दुनिया के सभी आतंकवादी घटनाओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से ओसामा बिन लादेन वहां पाया गया था, 10 साल तक वो हरा रहा था और पूरी दुनिया में दम नहीं मिल रहा था, पाकिस्तान में वो पाया गया। तो निश्चित तौर पे डॉक्टर जयशंकर ने एक बात कही कि आतंकवाद की वजह से दुनिया का विकास और जिस तरह से सुरक्षा परिषद में सुधार की भी बात लगातार भारत कहता रहा है और दावेदारी पेश करता रहा है, लेकिन रूस की तरफ से भी समर्थन यहाँ पर उसको मिला है, ये भी एक अच्छा कदम वहां पर देखने को मिला।
निश्चित तौर पर ये बहुत ही सकारात्मक बात रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कही, और सर्गेई लावरोव ने अपने भाषण में ये साफ किया कि आज का जो संयुक्त राष्ट्र है वो आज की सच्चाई का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। आज का जो संयुक्त राष्ट्र है वो आज का संयुक्त राष्ट्र जब 51 देशों से शुरू हुआ था और आज 193 देश इसके सदस्य हैं, उस संयुक्त राष्ट्र में भारत जैसे देशों का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। उन्होंने भारत का नाम लिया और उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में लाने से जो एक सकारात्मक ऊर्जा संयुक्त राष्ट्र में आएगी और उस सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए। और इस तरीके से एक भारत के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पूरे संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी कह सकते हैं कि सुझाव दिया। और इस मामले में कह सकते हैं कि भारत जिस तरीके से लगातार कई सालों से ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात, और आज भी डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। लावरोव ने उनके जयशंकर के 4 वक्ता पहले वो बोल रहे थे और लावरोव ने इस बात की कह सकते हैं कि एक तरीके से जोर दिया। और वे रूस खुद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है, और उसका कहना आज की तारीख में जब दुनिया संकट से गुजर रही है, दुनिया क्लाइमेट चेंज की खतरे से, विकास की चुनौतियों से और उसके अलावा टैरिफ वार से, इन सारी चीजों से गुजर रही है, ऐसे में लावरोव का यह कहना कि भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ बुलेटिन में हम फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे और इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा और इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। लद्दाख में हुई हिंसक घटनाओं के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। शनिवार को कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद लेह के लोगों को बहुत राहत मिली। लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर कतारों में खड़े दिखे और इस बीच पुलिस और अर्धसैनिक बल ने अपनी गश्त तेज कर दी। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की, तो वहीं सेना की उत्तरी कमान के जनरल लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात कर लेह की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने, राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बीते 24 सितंबर को लेह में भीषण हिंसा भड़क गई थी, जिसमें असामाजिक तत्वों के जरिए सुरक्षा बलों और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को भड़के बवाल के बाद स्थिति काबू में है। पुलिस प्रशासन ने एहतियातन बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की हैं। इंटरनेट सेवा को 27 सितंबर की रात 12:30 बजे से 29 सितंबर की रात 12:30 बजे तक निलंबित किया गया है। अफवाहों पर रोक और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन की ओर से यह कदम उठाया गया है और इस बीच बरेली बवाल की जांच के लिए SIT का भी गठन कर दिया गया है। गौरतलब है कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रजा समेत 8 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है।
मौलाना को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की साजिश का खुलासा हो सके। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। बाहर के लोगों के भी घटना में शामिल होने की बात सामने आ रही है। घटना में शामिल उपद्रवियों के व्हाट्सएप अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार जाएंगे। उपराष्ट्रपति लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इस दौरान वे पटना में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के तीसरे संस्करण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर में शामिल होंगे और साथ ही उपराष्ट्रपति मुजफ्फरपुर के कटरा में चामुंडा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के दिग्गज नेता बिहार के दौरे पर हैं। उन्हें चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। पटना में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनडीए का यहां बहुत मजबूत स्थिति में है और हमें पूरा भरोसा है कि लोग फिर एक बार एनडीए को सेवा करने का अवसर देने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि एनडीए का चुनाव जीतना सुनिश्चित है। एनडीए यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। एनडीए फिर एक बार यहाँ सेवा की अवसर हमको लोगों ने देने वाले हैं, यह हमारा पूरा भरोसा है। हम अत्यंत विश्वास के साथ अथक परिश्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए की चुनाव जीतना सुनिश्चित है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अररिया दौरे के बाद भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि अमित शाह जी ने यहां के लोगों का दिल जीत लिया है। सीमांचल की सभी सीट हम जीतने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लहर है। उन्होंने कहा है कि इस बार सीमांचल विकास पर वोट देगा और हम सभी सीट जीतने वाले हैं। अमित शाह जी ने लोगों का दिल जीत लिया है। सीमांचल का टास्क दिया है। सीमांचल की सारी सीट हम लोग जीतने वाले हैं। कोई सीट बचेगी नहीं जो एनडीए जीतेगी नहीं, क्योंकि कल से जब 10,000 आया महिलाओं के अकाउंट में और मोदी जी और नीतीश कुमार जी के लिए लहर है। इस बार सीमांचल डेवलपमेंट पे वोट देगा, विकास पे वोट देगा और हम लोग सब सीट जीतने वाले हैं। दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की मौत के गहन जांच की एक बार फिर से मांग की गई है। गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई मौत मामले में उनकी पत्नी गरिमा सेकिया गर्ग और उनके परिजनों ने सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में घटना के समय मौजूद श्याम कानू महंत और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। ये शिकायत गरिमा, उनकी ननंद पामीमा बर्ग ठाकुर और उनके एक चचा की ओर से ईमेल के जरिए ऑनलाइन दर्ज कराई गई है। शिकायत में सिंगापुर यात्रा में शामिल सभी लोगों का नाम दिया गया है और जुबीन गर्ग की मौत की परिस्थितियों की गहन जांच की मांग की गई है। कभी विकास से कोसों दूर रहने वाले गांव की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन में पूरी तरह से बदल गई है। हर घर तक पहुंच रही है बिजली, सड़क, पानी, बन रहे हैं पक्के रास्ते। सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में नहीं हैं, जमीनी हकीकत बन चुकी हैं। और कैसे बदल रही है गांव की सूरत, देखिए हमारी ये खास पेशकश मेरा गांव आज। पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं
गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थी। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। বৰ্তমান এইখন অফিসত আমি জনসাধাৰণৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম কৰি আছো, আঁচনিবিলাক লৈ আছো আৰু আঁচনিবিলাক আমি কৰি আছো। পূৰ্বতে আমাৰ তেনেকুৱা এটা ভাল এটা অফিস নাছিল। বৰ্তমান চলি থকা মোদী চৰকাৰৰ যোগেদি আমি এইখন অফিসখন বনাবলৈ সক্ষম হৈছো। ये परनागांव VCTC के अंदर पहले रोड की व्यवस्था अच्छा नहीं था, सड़क अच्छा नहीं बनता था, आने जाने के लिए बहुत कठिनाइयाँ उठाना पड़ता था। लेकिन मोदी सरकार के अंदर अभी रोड के लिए, सड़क के लिए बहुत सारे स्कीम्स आ गए हैं। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से अभी यहाँ अच्छा सड़क बन गया है। कुछ नहीं था मेरा, तो मोदी जी ने मैंने एक घर बना दिया है। अभी वो घर में रह सकता हूँ, वो घर में रहता भी सो सकता हूँ आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। प्रधानमंत्री जी को विशेष हम थैंक्स करना चाहेंगे कि उनकी जो नीतियां हैं ग्रामीण विकास की, कि जब ग्राम का डेवलपमेंट होगा तभी देश का डेवलपमेंट होगा, उसके लिए ग्राम स्तर पर जो नीतियां सरकार की चलाई गई, उन नीतियों ने ग्राम के डेवलपमेंट में बड़ा सहयोग किया है। जैसे हमारे गांव को आप देखेंगे तो अलग अलग मद में आपको विकास देखने को मिलेगा कि केवल सड़क और नाली ही नहीं बनाई गई है, सड़क नाली भी खूब बनाई गई है। उसके साथ साथ जो भी भवन गांव में नहीं थे, CSC सेंटर, RRC सेंटर, 3 आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, अन्नपूर्णा भवन और सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है। तो भारत सरकार ने अगर धन न दिया होता, प्रधानमंत्री इतना गाँव पे जो है मेहरबान न होते, तो ये योजनाएं धरातल पर ना आती। योगी और मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य हुए हैं उससे सभी हम लोग संतुष्ट हैं। हमारे गांव में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। जैसे हमारे यहाँ अन्नपूर्णा भवन नहीं था, कोटेदार लोग अपने यहाँ घर पे अनाज रखते थे, इसके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था की। जैसे हमको गैस मिल गया, हमका लकड़ी नहीं है, पड़त है गैस भरावा, अपना खाना बनाए खाई थे। अब पहले पानी बारिश हुए लागत रहा, जाओ यहाँ वहाँ लकड़ी है और ना लकड़ी हुए तो अपन बैठ रहा, जब लकड़ी सुखाई तब खाना बनाओ। पहले रात रहा सिवाने में जावा जात रहा तो सिवाने से बहुत दिक्कत होता रहा। अब शौचालय बन गया है तो शौचालय से बहुत आराम हो गया है। ये हम सरकार का कारण मानते हैं, जो हमारे मोदी जी हैं, इनके द्वारा काफ़ी विकास हुआ है हमारे गांव में। रोड है, नाली है, खड़ंजा है, पानी की टंकी बनी है, हर घर साफ सुथरा जल पहुंचता है, बिजली की व्यवस्था भी काफ़ी बढ़ी है। बरसात के मौसम में जब भी हमारे यहाँ किसी का निधन होता था तो उसको जलाने के लिए बहुत गड़बड़ व्यवस्था थी, तो वो अंत्येष्टि स्थल भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा बन गया है। पानी की व्यवस्था, जो नल थे वो नल भी आज जो हुआ सब मोदी का श्रेय था। सर जैसे समय पूरा होता है, किसान के खाते में, हर लाभार्थी के खाते में 2000 खट से पैसा किसान सम्मान निधि के आ जाता है। तो किसी को किसी काम के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है।
मुफ्त में राशन मिल रहा है लोगों को हर महीने में, और ये बहुत बड़ी भारत सरकार की उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी का स्पेशल थैंक्स, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्र शासनाच्या योजना असो, आपल्या महाराष्ट्र शासनाच्या योजना असो, त्या व्यवस्थित राबवलेल्या आणि लोकांनी चांगलं सहकार्य केल्यामुळे आज घरकुल आम्हाला 900च्या वरती घरकुलांचे काम झालेले आहेत आणि त्याच्यात पक्के घर, सुरुवातीला लोक आपल्या मातीच्या घरात राहायचे, त्याच्यानंतर आता घर पक्के झालेले आहेत आणि त्याच्यानंतर जलजीवन मिशन अंतर्गत पाण्याची टाकी झालेली आहे आणि प्रत्येक घरी नळ बसवलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर 2 टाईम लोकांना पाणी भेटतं। शौचालयाचं काम पूर्ण झालेले आहेत। आम्ही ई-गव्हर्नन्समध्ये भाग घेतलेला होता आणि त्याच्यात आम्हाला फर्स्ट प्राइज मिळालेला आहे आणि त्याच्यात आम्ही लोकांच्या समस्या घरबसल्या सोडवतो। कर भरणं असो, ते लोक घरून भरू शकतात आणि त्याच्यानंतर सर्टिफिकेट असो, कास्ट सर्टिफिकेट असो, जन्म दाखला, मृत्यू दाखला असो, ते लोकांना घर बसल्या भेटतं। 2014 के पहले बेघर मिलते नहीं थे, किसको मिलते थे किसको नहीं मिलते थे, जिसका वसीला था उसको मिलते थे, पर आज की परिस्थिति मोदी साहब ने ऐसी कर दी। 2014 के बाद में एक गांव में 300 मकान, 400 मकान, तो हर आदमी को अभी मकान मिलने लग गया। जल जीवन मिशन के माध्यम से हमने अच्छी तरह से किया और लोगों को 2 टाइम पानी मिलता है। अभी डिजिटल होने के कारण हमारे मोबाइल में हमारे सब कागज है, हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ से हमको कागज निकालते आएगा। हमारी जो सब आंगनवाड़ियाँ है, आंगनवाड़ियाँ डिजिटल हो जाए, डिजिटल करने में हमारी टीम की सब, हमारे ग्राम पंचायत की सब कोशिश रही और वो कोशिश में हम पूर्ण हुए। ये सब विकास काम जो है, और ये जो सेतु का काम है, सेतु का काम ऐसा है कि पहले पैसे निकालने को शिरपुर जाना पड़ता था, अभी यहाँ पे पैसे निकलते हैं। हमारे गांव में पहले पानी के लिए हमें तालाब या फिर कुएं में पानी लेने जाना पड़ता था, पर अब हमें उसकी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें सरकार ने एक जल जीवन मिशन योजना दी है। इसकी वजह से हमें अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजनेमार्फत माझं नाव सिलेक्ट झालं आणि मला योजनेचा लाभ मिळाला। रोजगार हमीमधून 18,000 रुपये मिळाले आणि शौचालयासाठी 12,000 रुपये मिळाले। आता जे प्रधानमंत्री आवास योजनेमार्फत जे मला घर मिळालं त्याच्याने मी पक्क्या घरामध्ये राहतोय। आता पहिली जी सोय नव्हती ती सोय आता मला मिळाली। मेरा प्रयास था कि प्रधानमंत्री की विजन के अनुसार अपने ग्राम सभा का विकास किया जाए। ग्राम सभा में साफ सफाई, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, कूड़ा निस्तारण केंद्र। गांव में साफ सफाई रहेगी और उससे ग्राम पंचायत की उन्नति होगी, यहाँ पे पैसे की आमदनी होगी। स्कूलों का कायाकल्प, आंगनवाड़ी केंद्र। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पूरी ग्राम सभा में मैंने हर चौराहे पे कैमरे लगवाए हैं, जिससे ग्राम सभा में किसी भी तरह की अव्यवस्थाएं नहीं हो सकें। त्रिनेत्र के तहत बहुत बड़ी सुरक्षा है, जैसे चोरियां हैं, कोई गलत कार्य है, ये सब इनके कैमरे लगने से ये सब काफ़ी बंद हो गया है। साफ सफाई भी अच्छी है, नालियाँ भी साफ हैं। मैंने अपनी ग्राम सभा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुसार कार्य किया है, जिससे हमारी ग्राम सभा में काफ़ी फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास मिलने के बाद सारी सुविधाएं हो गई, आराम से रहते हैं, सुविधा है, रात में अच्छे सोते हैं, बच्चे, फैमिली सब लोग बढ़िया सोते हैं, पहले सो नहीं पाते थे। हम टाइम से खाना नहीं बना पाते थे, और जब से गैस हो गई तब से हम लोगों को बहुत आराम मिल गया है, टाइम की बचत भी होती है और हम लोग अपना काम भी स्वयं कर लेते हैं। वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, सभी को जो लेने काबिल थे उनको मिला। केंद्र एवं प्रदेश से संचालित बहुत सारी योजनाएं हैं, जिससे मैंने अपनी ग्राम सभा के हर पात्र परिवार को उसका लाभ दिलवाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं एवं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने ग्राम सभाओं के लिए इतना अच्छा विजन तैयार किया।
10 साल से हम केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की विविध योजनाओं पर काम कर रहे हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, रमाई घरकुल योजना हो गया और नरेगा अंतर्गत जो जो योजना है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, वो सभी योजनाओं पर, जल जीवन मिशन पर हमने काम किया है। 2047 तक हमको हमारे भारत देश को विकसित बनाना है और इसके तहत हमको जो जो योजनाओं पर काम करना है वो सभी योजना के अंतर्गत हमारी ग्राम पंचायत आज तक काम कर रही है। मोदी जी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो बातें बताई है, जैसे नमो ड्रोन दीदी, वोकल फॉर लोकल एंड लखपति दीदी, वो निश्चित तरह से हमें एम्पावर करने के लिए मदद करती है, प्रोत्साहित करते हैं। हमारे ग्राम पंचायत में 32 बचत गट है और उसके माध्यम से हमारी सभी महिलाएं कुछ ना कुछ उद्योग कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा ही योग की तरफ कल ज्यादा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत में ओपन जिम की स्थापना की, इंडोर जिम की स्थापना की और निश्चित रूप से जो युवक है वो सुबह शाम कसरत करते हैं, कवायद करते हैं। मेरे को ये घरकुल का लाभ मिला, रमाई आवास योजना का 1,20,000 का पूरा मिला। मेरा घर मट्टी का था, कच्चा था, शासन की तरफ से मेरे को जो लाभ मिला, अब मैं घर में शांति से सोता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मैं फौज में 71 में ज्वाइन किया था और 99 में रिटायर हुआ। मेरी गांव की हालत में जब पैदा हुआ तब से आज तक जो देखा बहुत खराब थी। 10-15 साल में जो इस गांव में जो प्रोग्रेस हुआ है उसको देख के ऐसा लगता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे गांव की तरह कोई गांव नहीं है। मेरा जनाबरी बचत गट है और मैं मसाला उद्योग शुरू कर रही हूँ और मेरा चक्की का व्यवसाय है, उसमें हमारी महिला है और हमें उसमें काम करने में बहुत आनंद आता है। सरकार ने हमें इस योजना दी है, हमें बहुत आनंद है और हमें इसमें लाभ मिलता है। इस बचत गट से महिला कार्य कर रही है और महिला सशक्तिकरण हो रहा है। और बुलेटिन में यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आए हैं। और इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदलते नए भारत की, जिसमें भारत नीतियों से लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन तक एक नई कार्य संस्कृति देखने को मिल रही है। और इस नए भारत में देश औपनिवेशिक ढांचे से निकलकर अपनी पहचान खुद गढ़ रहा है। भारत आज बदलाव के एक नए दौर में है। यह बदलाव केवल नीतियों और योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी इमारतों और वास्तुकला में भी साफ दिखता है। अब हम औपनिवेशिक छाया से निकलकर अपनी पहचान खुद गढ़ रहे हैं, जो देश के कोने कोने तक फैल रहा है। और इस नए भारत के नींव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ही है, जिनका मंत्र है विरासत से विकास तक। बात राजधानी दिल्ली से शुरू करें तो पहले राजपथ कहलाने वाला मार्ग अब कर्तव्य पथ के रूप में नागरिक कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक बन चुका है।
राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला यह मार्ग औपनिवेशिक प्रतीकों से आजाद भारत की सोच का प्रतिनिधित्व करता है। कर्तव्य पथ पर ही बीते 6 अगस्त को पीएम मोदी ने 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैले कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया, जिसमें अलग अलग बिखरे कई मंत्रालयों के ऑफिस को एक ही भवन के अंदर लाया गया। 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, इमारतें भी चाहिए। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हो, जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो और सेवाएं सुगम हो। बदलाव की इस श्रृंखला में त्रिकोणीय डिजाइन वाला नया संसद भवन भारतीय परंपरा और आधुनिक तकनीक का संगम है। बड़ा, ऊर्जा कुशल, डिजिटल सुविधाओं से लैस यह भवन समावेशी और भविष्योन्मुख लोकतंत्र की झलक देता है। वास्तुकला के प्रति पीएम मोदी के नजरिए के अन्य नायाब उदाहरण हैं दिल्ली में स्थित भारत मंडपम और यशोभूमि, जो परंपरा के साथ आधुनिकता का अद्भुत मेल है। जहां एक तरफ भारत मंडपम G20 जैसे वैश्विक आयोजनों का केंद्र रहा, जहां भारत की कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित होती है, वहीं यशोभूमि वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल सोच को साकार करता है। नए भारत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत न सिर्फ इमारतों का बल्कि देश भर के हवाई अड्डों का विकास भी हो रहा है और उन्हें भारत के महान सपूतों और सांस्कृतिक प्रतीकों के नाम से जोड़ा जा रहा है। इस कड़ी में जहां चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा किया गया, वहीं पुणे हवाई अड्डा अब संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह कोल्हापुर हवाई अड्डा को अब राजा राम महाराज हवाई अड्डा और इम्फाल एयरपोर्ट को बीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। देश और समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले महापुरुषों और गुमनाम नायकों की गाथा से नई पीढ़ी को अवगत कराने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने उनकी प्रतिमाओं और स्मारकों को देश के कोने कोने में स्थापित करवाया है। चाहे वह 2022 में दिल्ली के इंडिया गेट परिसर में स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा हो, या मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, या रांची में बिरसा मुंडा और असम में वीर योद्धा लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी चेतना, सोच और प्रतीकों में भी एक नई वास्तुकला रच रहा है। इसका प्रतीक है भारतीय नौसेना का नया प्रतीक चिन्ह और एंथम, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत से प्रेरित है, जिसमें औपनिवेशिक चिन्हों को हटाकर भारतीय स्वाभिमान को प्रमुखता दी गई है। भारत का बदलाव अब अंडमान और निकोबार जैसे सुदूर द्वीपों तक भी पहुंच चुका है। सामरिक दृष्टि से अहम यह क्षेत्र अब राष्ट्रीय विकास से जुड़ रहा है। हम औपनिवेशिक प्रतीकों से बाहर निकलकर अब आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव और प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। और त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए भी अहम योगदान दिया है। I want to thank him very, very much for the initiative. And as I said, he expanded that initiative today. I look forward to welcoming him to Trinidad and Tobago. And again, his cause is a just one, really a very philanthropic gesture and a very important humanitarian gesture. We should have more Bangaris in the world. Thank you. Need your blessings. Thank you very much. Blessings. और लेह से एक ताज़ा अपडेट आ रही है, जहां लेह में बुधवार को हुई हिंसा के बाद अब हालात नियंत्रण में हैं और बीते दिन की घटना के बाद अब तक कहीं से भी कोई अप्रिय खबर नहीं आई है। हालांकि रविवार को भी शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। मोबाइल,
काम कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल इंटरनेट सेवा अभी डाउन है और साथ ही सोमवार तक लेह में सभी स्कूल बंद हैं। प्रशासन का कहना है कि कल कर्फ्यू में जरूरत का सामान खरीदने के लिए कुछ घंटे की ढील दी गई थी। आज बैठक के बाद प्रशासन फैसला करेगा कि क्या आगे भी इस तरह की ढील दी जाए। उधर हिंसा को लेकर पुलिस की जांच तेज हो गई है और घटना को लेकर पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है। खेल की खबरों की बात करें तो क्रिकेट एशिया कप 2025 अब अपने रोमांचक फाइनल मुकाबले पर पहुंच चुका है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अब तक अजय रही है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम ने दमदार बल्लेबाजी की और गेंदबाजी दोनों से प्रभावित किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने सुपर 4 में बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया था। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिहार में आ रहे बदलाव की बयार की। राज्य के नवादा जिले के राजौली प्रखंड के फुलवरिया जलाशय में पिंजरा मछली पालन शुरू किया गया है, जिसमें मछली पकड़ने के 136 पिंजरे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री जलाशय मत्स्य विकास योजना का उद्देश्य राज्य के जलाशयों में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। बिहार के बढ़ते विकास की कहानी पर आइए देखते हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक की ये रिपोर्ट। छोड़े जाते हैं आपको इसी के साथ और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। फुलवरिया जलाशय पहुंचने पर लगा कि ये तो पिकनिक स्पॉट है। डैम के बीचों बीच देखने में लगा कि यहाँ तो कोई छोटा सा द्वीप बसा है, लेकिन नीले रंग का टापू सरीखा दिखने वाला यह दृश्य हकीकत में कुछ और था। हम लोगों की सारी भ्रांतियां दूर तब हुई जब हमें पता लगा कि यहाँ अत्याधुनिक तकनीक की मदद से मछली पालन किया जा रहा है। केज फिशिंग एक आधुनिक तकनीक है मछली पालन की, जिसमें प्लास्टिक के बाड़ों यानी पिंजरे में जाल डालकर नियंत्रित वातावरण में जलीय जीवों का पालन किया जाता है। यह बाड़ा पानी में तैरता रहता है और इसमें मछलियां पाली जाती हैं, जिससे कम जगह में अधिक मछलियां पैदा करना संभव हो पाता है। इसमें डालने के बाद में यहीं पे मतलब दाना वगैरह डाला जाता है और इसी में बड़ा होता है ना, और इसी में बड़ा करके इसी से सप्लाई किया जाता है। क्वालिटी बढ़िया है, इसमें पलने के बाद में ग्रोथ भी बढ़िया होता है। हम लोग कोई आके सिखाए हैं सब्जी कि ऐसे कीजिए, इतना दाना दीजिए, इतना जीरा डालिए, इसमें 10 किलो 20 किलो 1 केजी में डाल के एक के से कम 5 क्विंटल के लमसम निकलेगा। इस पहल से स्थानीय किसानों और मछुआरों को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। फुलवरिया जलाशय में अब तक 136 केज लग चुके हैं, जिसमें कुछ केज हैं जो राज्य योजना से लगे हैं और मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना से, और कुछ जो केज लगे हैं वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से। यह कुल 4 करोड़ 8 लाख रुपए का है, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। यह तकनीक पारंपरिक तालाब की तुलना में कम समय और कम स्थान में मछली उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। इससे इतना उत्पादन करने का हम लोगों का प्लान है कि नवादा जिले के लगभग जो मछली की आवश्यकता है उसका इस जलाशय से पूरा किया जाए। नवादा जिले में 7 जलाशय हैं, जिनमें और जलाशय हमारे यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफर होने के बाद उन जलाशयों में भी इस तरह के सघन मात्स्यिकी के केज पेन लगा करके, अंगुलिकाओं का संचयन लगा करके विकासात्मक कार्य किया जाए। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के मत्स्य पालकों को 60%, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मत्स्य पालकों को 80% तक सरकारी अनुदान मिलता है। यदि आप बिहार में रहते हैं और केज मछली पालन में रुचि रखते हैं तो आपको मत्स्य पालन विभाग से संपर्क करना चाहिए, जो आपको योजना के बारे में अधिक जानकारी और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मत्स्य पालन जो योजना है, संपदा योजना है, उससे न सिर्फ व्यापारियों को लाभ हो रहा है बल्कि आसपास के लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ रही है। कैमरामैन विनय तिवारी और श्याम सुंदर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, नवादा।